आज जो क्लासेस होगी आपकी, ठीक है, आज हम लोग डे 17 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, डे 19 तक आपको देखने को मिलेगा। हिस्ट्री है आपका डे 19 तक प्लानर में, लेकिन हम लोग डे 17 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, लेकिन डे 17 को शुरुआत करने से पहले जब मैं डे 16 करवा रहा था तो बीच में लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से कुछ प्रश्न रह गए थे। ठीक है, तो उस पर जरा हम लोग बात कर लेते हैं, फिर हम लोग डे 17 पे चलेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं, 6 से 7 प्रश्न रह गए थे, तो इसको कंप्लीट करा दे रहा हूँ। ठीक है, फिर हम लोग जो है डे 17 पे चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो में बने रहिए। ठीक है, जैन धर्म के तीर्थन में के अंतर्गत नहीं आता है, क्या नहीं आता था? सम्यक विचार आपका नहीं आता है। ठीक है, क्या आता है? सम्यक दर्शन आता है, सम्यक ज्ञान आता है, सम्यक आचरण होता है। ठीक है, जहां पे सम्यक ज्ञान का मतलब होता है शंका रहित ज्ञान, मतलब किसी भी प्रकार का आपको शंका नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि शंका रहित ज्ञान क्या होता है? जैसे आप लोग के पास कुछ प्रश्न का उत्तर आपको पता होता है, लेकिन आप एकदम डाउट में रहते हैं, मुझे जो पता है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, मतलब क्लियरेंस नहीं होता उन चीजों में। ठीक है, सम्यक दर्शन का मतलब अर्थात तीर्थंकर के उपदेश का पूर्णतः पालन करना। ठीक है, सम्यक चरित्र का मतलब है सुख एवं दुख में समान व्यवहार, अर्थात तटस्थ रहना। ठीक है, न तो ज्यादा परेशान होना और न तो ज्यादा खुशी के समय में, ठीक है, नहीं तो आपको ज्यादा सुखी जो है, तो नहीं तो ज्यादा उसमें प्रशंसा जाहिर करना। ठीक है, महावीर के जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, बिल्कुल ठीक है। इनका जन्म वैशाली के समीप कुंडग्राम में हुआ, तो बिल्कुल ठीक है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो गलत है। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। सिद्धार्थ किनका नाम था? तो सिद्धार्थ की बात करेंगे तो उनके पिता का नाम था, या फिर बात गौतम करोगे तो किनका नाम था? तो गौतम बुद्ध का भी नाम था बचपन का नाम। ठीक है, गौतम इनके बचपन पिता का का नाम नाम की बात था। करेंगे तो इनका पिता का नाम वर्धमान था, तो ये भी गलत है। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, तो बोल रहा है सो कौन सा वर्तमान कितने था। कथन सही थे? दो स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड थर्ड एंड फोर्थ था रॉन्ग। ठीक है, जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म जो हुआ था 599 ईसा पूर्व में, लेकिन कहीं कहीं पे इसका क्या दिया हो रहा था? महावीर स्वामी का जन्म क्या दिया रहता है? तो 540 में दिया 599। रहता है। एनसीईआरटी में दिया है बिल्कुल ना, ठीक है, इसलिए कहीं देख कहीं पे 540 दिया रहता है। 540 ठीक भी है, है। 540 के। ठीक है, वैशाली के समीप कहाँ पे? गुंडग्राम में। ठीक है, कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। जन्म से बात करेंगे तो क्षत्रिय थे। क्षत्रिय के किस कुल के थे? तो ज्ञात्री कुल के थे। ठीक है, अगर उनके बारे में पूछा जाएगा गौतम बुद्ध के बारे में, तो शाक्य कुल के थे, इसलिए उनको शाक्य मुनि भी कहते हैं। ठीक है, बचपन का नाम की बात करेंगे तो वर्धमान था। पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, और कुंडग्राम की क्या था? सरदार थे। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशिला, जो त्रिशिला लिच्छवी वंश के राजा चेटक की क्या थी? बहन थी। महावीर के स्वामी के जन्म के समय ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की थी कि बड़ा होने पर ये चक्रवर्ती राजा बनेंगे या फिर परम ज्ञानी बनेंगे, तो गलत है। महावीर स्वामी के संदर्भ में नहीं कहा गया था। किसके संदर्भ में कहा गया था? तो ये गौतम बुद्ध के संदर्भ में कहा गया था। ठीक है, पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित 4 सिद्धांत कौन से हैं? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। किसने जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। बाकी 4 जो थे पहले से, सत्य है, अहिंसा है, असत्य है, अपिग्रह है, जो पहले से दिए हुए थे, जो कि पार्श्वनाथ के द्वारा दिए हुए थे। ठीक है, 5वें जो सिद्धांत जो था ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने ऐड किया था। तो 1 2 3 4 सही है, बाकी 5वां को महावीर स्वामी ने क्या किए थे? ऐड किए थे। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैन साहित्य के अनुसार अगर बात करेंगे तो पार्श्वनाथ का जन्म महावीर से लगभग 250 वर्ष पहले हुआ था। पार्श्वनाथ के बारे में ब्राह्मण साहित्य में भी उल्लेख आपको देखने को मिलता है। पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए थे। पहला क्या था? सत्य। सत्य का मतलब हमेशा सत्य बोलो। अहिंसा का मतलब आप लोग जानते हैं, अहिंसा का मतलब क्या होता है? हिंसा नहीं करना। असत्य का मतलब होता है आई थिंक चोरी नहीं करना। ठीक है, अपिग्रह का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। लेकिन आज का इंसान क्या है? वस्तुओं का संग्रह करता है, थोड़ा सा कुछ है तो सोचता है और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो वो चीज नहीं करना था। ब्रह्मचर्य को महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में शामिल कर दिया। ये 64 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें से बता रहा है कौन सा कथन गलत है? तो श्वेतंबर संप्रदाय कट्टरपंथी था, ये गलत है। दिगंबर की बात करेंगे या एक श्वेतंबर की बात करेंगे, तो दोनों के दोनों जो थे जैन धर्म के 2 संप्रदाय बने थे। ठीक है, एक क्या नाम था? दिगंबर। दिगंबर की बात करेंगे तो किसी भी प्रकार का वस्त्र धारण नहीं करते थे। ठीक है, मतलब टोटली नेकेड होते थे, नग्न रहते थे दिगंबर साधु। और श्वेतंबर की बात करेंगे तो साधु इसमें वस्त्र पहनते थे, लेकिन किस प्रकार का वस्त्र पहनते थे? तो ध्यान में रखना, श्वेत वस्त्र पहनते थे। कैसा पहनते थे? तो श्वेत वस्त्र पहनते थे। दिगंबर के फाउंडर जो थे कौन थे? तो भद्रबाहु थे। दिगंबर का अर्थ है दिशा और अंबर, अर्थात जिसकी चारों दिशाएं ही मतलब कपड़े हो। मतलब क्या था? दिगंबर का दिशा और अंबर था, जिसका मतलब था चारों दिशा ही मतलब क्या उनके लिए कपड़े हैं। तो उनको किसी प्रकार की कपड़े पहनने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर मूल विचारों से प्रेरित है
और उसके, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, उनके अनुयायी कपड़े नहीं पहनते थे, ठीक है। जैन धर्म के क्या थे, मूल विचारों से प्रेरित थे। अब यहाँ पे दिगंबर को ध्यान में रखेंगे, श्वेतंबर की बात करेंगे तो श्वेतंबर को परिवर्तनवादी कहा गया, जो कि जैन जैन सिद्धांतों से, महावीर स्वामी के सिद्धांतों से अलग जाकर इन्होंने मतलब अपना कुछ कॉन्सेप्ट मतलब डेवलप किए, ठीक है। वैसा ही जैसा कि महायान और हीनयान था, तो महायान वालों को बौद्धिज्म में परिवर्तनवादी कहा गया, क्योंकि उन्होंने बुद्ध के सिद्धांतों से, बौद्धिज्म के सिद्धांतों से उन्होंने क्या किया, अपना एक डिफरेंट सिद्धांत में उन्होंने क्या किया, परिणत किया। और गौतम बुद्ध को भगवान की तरह, देवता की तरह पूजने लगे, मूर्ति पूजक वो बन गए। जबकि बौद्धिज्म की बात करेंगे या फिर गौतम बुद्ध जो थे मूर्ति पूजक के मतलब क्या थे, विद्रोही थे, ठीक है, विरोधी थे, सॉरी, जबकि वो मूर्ति पूजक बन गए, ठीक है। तो उन्होंने, तो फिर इसी वजह से दोनों के सिद्धांतों में खटपट होने लगा, बंटवारा हो गया। तो दिगंबर श्वेतंबर बिलोंग टू जैनिज्म एंड महायान हीनयान बिलोंग्स टू, ध्यान में रखेंगे, क्या नाम है, बौद्धिज्म से, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैन धर्म तीर्थंकरों की अवधारणा को प्रबुद्ध शिक्षक के रूप में मानता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, जो पुनर्जन्म के चक्र और आत्मा से मतलब क्या होती है, मुक्ति मिलती है, ठीक है। जैन धर्म सभी जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा की अवधारणा पे जोर देता है, बिल्कुल सभी जीवित प्राणियों पे अहिंसा की अवधारणा को जोर देता है, चाहे वो छोटा सा चींटी ही क्यों ना हो, ठीक है, खेतों में पाए जाने वाले कीड़े मकोड़े क्यों ना हो, उसके भी मतलब अहिंसा की बात करता है। इसलिए जैनिज्म में किस लोगों ने नहीं जुड़ पाए, तो कृषक समुदाय जैनिज्म से नहीं जुड़ पाए, क्योंकि खेती के दौरान क्या होती है, खेती के दौरान हिंसा होती है, ठीक है। इसलिए कृषक समुदाय इनसे दूरी बना के रखा, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल की अहिंसा की बात करता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जबकि बौद्ध धर्म में भी अहिंसा पे बात की गई है, लेकिन वहां पे अहिंसा किस प्रकार की है, तो वहां पे मध्यम मार्गीय, कैसा है, वहां पे अहिंसा कैसा है, तो वहां पे मध्यम मार्गीय, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोक्ष, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से पूर्ण मुक्ति की स्थिति या सभी कर्मों के उन्मूलन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तीर्थंकर आध्यात्मिक शिक्षक होते हैं जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया और दूसरों को मुक्ति का मार्ग भी मतलब क्या करते हैं, प्रशिष्ट करते हैं। मतलब शिक्षक का काम क्या होता है, शिक्षक भी तो भाई पढ़ाई की है ना, उसने उसने भी तो पढ़ाई की है, लेकिन वो पढ़ाई करने के बाद क्या होता है, दूसरे को भी मतलब क्या करता है, दूसरे को भी मतलब क्या करता है, चीजें मतलब देने का काम करता है, ठीक है। मतलब अपने शिक्षा को क्या करता है, बढ़ाता है। इसे आप ध्यान में रखोगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखें, ठीक है। अब आते हैं, हम देखेंगे तीर्थंकर के ऊपर जब बात करते थे, प्रथम तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के, बताइए, प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभनाथ या फिर ऋषभ देव था, बहुत सुंदर, वेरी गुड बच्चे, ठीक है। आप बताना 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हो जाएंगे, पार्श्वनाथ थे, ठीक है। अब बताना दूसरे तीर्थंकर कौन थे, द्वितीय तीर्थंकर, दूसरे तो अजीत था, ठीक है। और 22वें तीर्थंकर की बात करेंगे तो 22वें तीर्थंकर के बारे अरिष्टनेमी, ठीक है। अरिष्टनेमी का जो था क्या था, शंख था, क्या था, शंख की बात करेंगे, अरिष्टनेमी का था, ठीक है। आदित्यनाथ का अरिष्टनेमी का शंख था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पार्श्वनाथ का ना, पार्श्वनाथ का, मुझे तो अरिष्टनेमी का याद आ रहा है, अरिष्टनेमी का मेरे को शंख याद आ रहा है, ठीक है, देख लीजिएगा, हो सकता है, हाँ, मुझे तो उसी का याद है, एक बार चेक कर लीजिए, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात करें, ऋषभदेव थे। भगवान अजितनाथ जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। अरिष्टनेमी जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। 24वें जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तीर्थंकर को जैन धर्म में शिक्षण देवता कहा जाता है। जैन धर्म में माना जाता है कि प्रत्येक ब्राह्मणीय युग में 24 तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विचारधारा के बीच में अंतर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये दोनों उपनिषदों के दर्शन से प्रेरित थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दोनों का मानना था कि मोक्ष, जन्म और मृत्यु की सशक्त श्रृंखला से मुक्त होती है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता था, जबकि बौद्ध धर्म करता, तो यही गलत है, क्योंकि जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता था, ठीक है, जबकि बौद्ध धर्म नहीं करता था, ठीक है, ध्यान में रखें, ठीक है। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता था। जैनिज्म में क्या है, तो आपका आत्मा का अस्तित्व है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। बौद्ध धर्म बीच का रास्ता बताता था, जबकि जैन धर्म पुनः तपस्या को जीवन जीने का भी समर्थन करता था। मतलब सिंपल शब्दों में क्या है, तो बौद्धिज्म क्या है, तो मध्यम मार्ग है, ठीक है। गौतम बुद्ध ने क्या कहा था, बिना की तार को इतना मत कसो कि वो मतलब पूरी तरीके से टूट ही जाए, और उसको इतना ढीला भी मत रखो वो मतलब स्वर ही न पैदा करे, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। तो मध्यम मार्गी की बात करेंगे, कौन था, तो बौद्ध धर्म था, ठीक है। जैन धर्म की बात करेंगे तो पूरी तरीके से क्या था, तो जैन धर्म पूरी तरीके से एक्सट्रीम अहिंसा की बात करता है, ठीक है, बहुत अधिक मतलब क्या था, एक्सट्रीम लेवल की अहिंसा की बात करता था, ठीक है।
ध्यान में रखेंगे। तो इसमें जो मोक्ष प्राप्ति करने का भी जो तरीका जो था काफी अधिक कठोर था, क्योंकि आप देखोगे डेट टाइम क्या था, काफी कठोर इसलिए था क्योंकि इन्होंने मतलब क्या किया, संलेखना मेथड को अपना, जिसमें भूख त्यागना पड़ता था, अन्न त्यागना पड़ता था, जल त्यागना पड़ता था, और तब जाके लोग क्या करते थे, तो क्या होते थे, तो अंतिम में जाके मोक्ष को प्राप्त करते थे। ठीक है, ध्यान रखें। तो जैनिज्म में आत्मा है, बौद्धिज्म में आत्मा नहीं है, लेकिन नहीं पुनर्जन्म के है। बारे में दोनों मानते हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे पुनर्जन्म की, तो पुनर्जन्म के बारे में दोनों मानते हैं। ठीक है, पुनर्जन्म में क्या था, दोनों का बिलीव है। रीबर्थ में बात करेंगे तो दोनों बिलीव करते हैं। बाकी जैनिज्म की बात करेंगे तो आत्मा में बिलीव करता है, और बौद्धिज्म आत्मा में बिलीव नहीं करता। ठीक है, दोनों को दोनों मूर्ति पूजों के विरोधी था। दोनों की बात करेंगे तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ था। ठीक है, अब 68 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, जो डे 16 का भी लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद डे 17 में हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, जैन धर्म के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शाही संरक्षण का अभाव हो गया, बिल्कुल जो राजाओं थे उन्होंने संरक्षण देने से इनकार कर दिया। जैन भिक्षुओं के मिशनरी उत्साह और ईमानदारी में गिरावट आ गई। ठीक है, वो प्रचार वगैरह कम ही करते थे। आप जैन धर्म की गंभीरता, ठीक है, जैन धर्म बहुत ही गंभीर धर्म माना जाता है, क्योंकि कठिन एवं जटिल क्या है इसके दर्शन है। इन सारी वजहों से मतलब क्या हुआ, जैनिज्म में मतलब क्या था, गिरावट आ गया, क्योंकि उस समय के दो महान राजा थे, अशोक और कनिष्क, दोनों ने मतलब बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया। ठीक है, इस वजह से भी जैन धर्म में गिरावट हुई। या राजा जब किसी धर्म को प्रश्रय देता था तो क्या होता, जनता उस धर्म के प्रति क्या होते थे, झुकाव रखते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो राजा के प्रश्रय देने से जनता का भी झुकाव उनके प्रति होता था। तो जितने भी बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म के जो संत होते थे, वो चाहते थे किसी न किसी राजा को मतलब क्या किया जाए, धर्म में परिवर्तित करवाया जाए। ठीक है, जैन धर्म को पतन का मुख्य कारण इस धर्म का राज्य आश्रय न मिलना था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसी के तरह से आपका डे 16 की बात करेंगे, तो डे 16 क्या होता है, समाप्त होता है। अब जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, तो डे 17 को शुरुआत करेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे, तो डे 17 को हम लोग देखने वाले हैं। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं, डे 17 की क्लासेस। कितने क्वेश्चन है डे 17 में? डे 17 में कितना क्वेश्चन है आप लोग बताइए। तो इसको भी हम लोग दो श्रेणी में बांट देंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन है डे 17 में? बहुत है क्या? 66। 66 क्वेश्चन है। ठीक है, डे 17 में 66 क्वेश्चन है, तो मे भी निपट जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको निपटा देता हूँ डे 17 को। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू किया जाए। जी सर। एक मिनट। चलिए, यहीं से है ना। तो चलिए हम लोग आज डे 17 को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे महाजनपद काल पढ़ेंगे। जब महाजनपद काल से क्या होगा, एक साम्राज्य बनेगी जिसकी मगध के नाम से होगी। ठीक है, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण होंगे। मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग देखेंगे। मौर्योत्तर कालीन भारत पर विदेशी आक्रमण, मतलब आफ्टर द मौर्यन पीरियड की बात करेंगे, तो वो भी आपको क्लास में क्या हो जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। और पहला क्वेश्चन जो रहा आपके सामने ये रही। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो रहा, इसको जरा आप लोग ध्यान फरमाइएगा, क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्राचीन भारत की कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मौर्यकालीन सिंह की मूर्ति वाले स्तंभ शीर्ष भारत के राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। तो बिल्कुल किया हम लोगों ने। सही है। स्तंभ शीर्ष को बात करेंगे कि मौर्यकालीन है, उसको हम लोग राज्य चिन्ह के रूप शोकस्तंभ। में, लायन कैपिटल जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, लायन कैपिटल कहते हैं, उसको हम लोगों ने स्वीकार किया है। भारतीय यूनानी शैली के मिश्रण से गंधार शैली का जन्म हुआ। बिल्कुल, भारतीय और यूनानी शैली जब आपस में मिले तो उनसे किस शैली का जन्म हुआ, एक नया शैली का जन्म हुआ, जिसको गंधार शैली के नाम से हम लोग जानते हैं, या फिर उसको इंडो ग्रीक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अलग नाम क्या है इसको, इंडो ग्रीक। क्या इंडो बोलते हैं उसको, इंडो ग्रीक शैली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखेंगे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह की बात करेंगे, तो अशोक के सारनाथ स्तंभ में स्थित सिंह की क्या है, प्रतिकृति है। इस स्तंभ के सिंह पर चार सिंह एक दूसरे की ओर पिट किए हुए बैठे, परंतु सामने में केवल तीन ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कभी अगर पूछ जाए बच्चा लोग से, हम लोग प्रश्न पूछते हैं, बताओ इसमें कितना शेर है, तो बच्चा बोलता है 3 है। ठीक है, तो उसको पता नहीं होता शेर पीछे भी होता है। ठीक है, तो इसमें कितने हैं, 4 है, लेकिन दिखते कितने हैं, तो 4 है। दिखेंगे आपको कितने दिखेंगे, तो 3। आपको मतलब कितने दिखेंगे, 3 ही आपको दिखेंगे। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिखेंगे 3 ही, लेकिन क्या है एक्चुअली में कितने हैं, तो 4 है। ठीक है, अब देखेंगे इसके नीचे स्थित चौकी पर उभरी हुई नक्काशी है, जिसमें
24 तिलियों का एक चक्र है, ठीक है। और इसको मतलब क्या माना गया, जब बुद्ध द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन का क्या है, प्रतीक है, ठीक है। साथ ही चौकी पे 4 पशु दर्शाए गए, चारों पशु में क्या है, एक घोड़ा है, एक बैल है, एक हाथी है और एक क्या है, सिंह है, ठीक है। तो घोड़ा, बैल, एक हाथी और एक क्या है, सिंह है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये 24 तीली जो है उसको हम लोगों ने कहाँ पे प्रयोग किया है, तो हमारा झंडा जो है आप देखोगे तो वहां पे झंडा के बीच में जो है, ठीक है, हम लोगों ने जो कि क्या किस रंग से होता है, तो ध्यान रखेंगे नेवी ब्लू से बना हुआ था। तो 24 तीली का वहां पे प्रतीक दिखाया गया, जो कि मतलब कहता है भारत की प्रगति कभी भी नहीं रुकेगी, ठीक है। मतलब हमारा प्रगति क्या होगा, हमेशा ही, मतलब हमारा प्रगति होते रहेगा, हमारा प्रगति को गतिशील होगा। कभी भी नहीं रुकना, ठीक है, गतिशील होगा। लेकिन एक्चुअली में अगर मैं बात करूँ लायन कैपिटल की बात करूंगा, तो लायन कैपिटल में क्यों उसको दिया गया है, मतलब ये बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध के द्वारा जो धर्म चक्र प्रवर्तन है उसका प्रतीक है, ठीक है। आप देखोगे बुद्ध की पहली प्रतिमा जो बनी थी गंधार शैली की बनी थी। बुद्ध जो थे मूर्ति पूजक नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोधी करते थे, लेकिन दुर्भाग्य के उनके मरने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद दुनिया में जो सबसे पहला मूर्ति बना वो गौतम बुद्ध का ही बना। ठीक है, और वो भी ध्यान में रखना है। और सबसे ज्यादा मूर्ति अभी तक जो बना है वो गौतम बुद्ध का ही बना है, जबकि वो व्यक्ति जो था क्या था, खुद ही मतलब मूर्ति पूजक का क्या था, विरोधी था, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने ये रहा, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। तो बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो ध्यान रखना है, तो वेद प्रमाणे के प्रति अवास्था, ठीक है, अवास्था नहीं होगा, ठीक है, अनास्था होगा, क्या होगा, ठीक है, मतलब उनका आस्था नहीं था, ठीक है। क्या लिखते हैं, मतलब आस्था का जो निगेटिव होगा ना वो होगा, ठीक है। अवस्था लिखा हुआ है, ठीक है, आस्थाहीन थे, मतलब उनके प्रति आस्था नहीं रखते थे। कर्म कांडो दोनों में ऐसे निषेध में था, दोनों के दोनों जो ऐसे में थे। सर वो ब्राह्मण को सपोर्ट नहीं करते थे ना, तो वेद को तो ऐसे ही हाँ नहीं बिल्कुल, करेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। देखिए अगर कोई वेद को अगर नहीं सपोर्ट कर रहा तो दैट मीन्स ये नहीं कहेंगे सो सनातन धर्म का विरोधी है, ठीक है। वेद को अच्छा। सपोर्ट न करने वालों को नास्तिक शब्द का प्रयोग होता है। और नास्तिक वैसे नहीं कहेंगे जो कि धर्म को नहीं मानता, हालांकि लोग अभी उसी से अंतर समझ लेते हैं, लेकिन ध्यान में रखेंगे वेद को नहीं मानना दैट मीन्स उसको उस समय आस्तिक नास्तिक माना जाता है, ठीक है। तो दो तरह के दर्शन थे, एक आस्तिक दर्शन थे और एक नास्तिक दर्शन था, ठीक है। तो छद दर्शन की बात करेंगे ना, तो छद दर्शन जो था आस्तिक में आता था और बाकी जो थे नास्तिक दर्शन में। तो वेद को जो नहीं मानने वाला उसको नास्तिक बोला था, न कि जो धर्म को नहीं मानने वाला। हो सकता है आप में से बहुत लोग जो होंगे धर्म को मानते हैं, निसंदेह धर्म को मानते हैं, लेकिन मंदिर जाना पसंद नहीं है, किताबें पढ़नी नहीं पसंद है, आपने अभी तक किसी भी वेद का अध्ययन नहीं किया, अगर मैंने महाभारत का अध्ययन नहीं किया, रामायण का अध्ययन नहीं किया, तो आप नास्तिक नहीं हो, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आस्तिक और नास्तिक शब्द मुख्यतः अगर आप इतिहास को देखोगे तो वेदों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह दो तरह के दर्शन बने जो कि वेदों के आधार पर बने, एक आस्तिक दर्शन बना और एक नास्तिक दर्शन बना, ठीक है। तो नास्तिक दर्शन के जो फ्लोर जो थे वो वेदों को नहीं मानते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और जो आस्तिक दर्शन के फ्लोर थे जो मानने वाले, उनका मानना था वेद जो है क्या अचूक है, सारा का सारा सोल्यूशन जो है सो क्या है, वेदों में ही है, ठीक है। जैनिज्म की बौद्धिज्म की बात करेंगे तो दोनों को दोनों समकालीन थे। उसी तरह महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की भी बात करेंगे, वो भी क्या थे, तो वो भी क्या थे, समकालीन थे। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखो जैन धर्म बौद्ध धर्म का प्रचार लगभग एक ही समय में हुआ था। दोनों का उद्देश्य तत्कालीन धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों बुराइयों का उन्मूलन करना था, परंतु आचरण व्यवहार के मामले में जैन बौद्ध धर्म में सापेक्ष ज्यादा कठोर है, ठीक है। अगर आचरण की बात करेंगे तो जैनिज्म क्या है, ज्यादा क्या है, कठोर है बौद्धिज्म की तुलना में। दोनों धर्मों के निर्वाण प्राप्ति के साधनों में भिन्नता है। जैन धर्म के अनुसार तपस्या, उपवास और काया कलेश आदि से ही मतलब मोक्ष प्राप्त हो सकता है, किंतु बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग पे जोर देता है, ठीक है। अशोककालीन स्तंभों की सामान्यतः संरचना क्या थी, तो एकास्मक पत्थर से निर्मित थे। स्तंभ के शीर्ष पर पशु की आकृति थी। स्तंभों की मोटाई नीचे की ओर एक समान थे, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे तो बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका ऑप्शन की बात करेंगे बी सही है, मतलब ठीक एक है, तो मतलब हाँ। इसका एक और बी लिया होगा क्योंकि नीचे जो थी एक समान आई थिंक नहीं थी, ठीक है। एक दो है, ठीक है, क्योंकि नीचे को एक समान नहीं थी, बढ़ते कमते रहती थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए अशोक के स्तंभ नीचे से ऊपर की तरफ पतले होते गए है, ठीक है। ईरानी स्तंभ की चौड़ाई नीचे से ऊपर तक एक समान होती थी, ठीक है। अशोक स्तंभ के शीर्ष पे पशु की मूर्ति का स्थान दिया गया था, जैसे सारनाथ स्तंभ में सिंह है जिसको लायन कैपिटल बोलते हैं। रामपुरवा रामपुरवा आपको बिहार में ही आपको पड़ता है, चंपारण में है, ठीक है। तो रामपुरवा स्तंभ में बैल की आकृति आपको देखने को मिलता है।
अशोक के स्तंभों को स्वतंत्र स्थानों पे रखा गया था, ठीक है, खुले में रखा गया था, स्वतंत्र स्थानों में रखा गया था। आंधी में, तूफान में, बारिश में भी ये क्या थे, सुरक्षित थे। तो यही इसकी सबसे अच्छी सुंदर चीजें मानी जाती है। इतना खुले में धूप आया, आंधी आया, तूफान आया, लेकिन फिर भी इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं देखी गई। जबकि ईरानी स्तंभों को राजभवनों में लगाया गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और हालांकि जो अशोक को जो अपना जो शिलालेख हो गया, स्तंभ हो गया, ये सब की प्रेरणा ईरान से ही मिला था, ठीक है, कि ईरान में पहले अशोक ने जब इसकी शुरुआत की, तो ईरान में पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। डेरियस प्रथम नाम का एक शासक था, उससे अशोक ने प्रेरणा ली थी भारत में इन सारी चीजों को करने के लिए। अशोक के स्तंभों में शीर्ष पर निर्मित पशु आकृति का प्रतीकात्मक अर्थ होता था, ठीक है। मौर्यकालीन गुहा निर्माण कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये शैलकृत स्थापत्य कला का रूप है, ठीक है। इसमें चट्टानों को काटकर कच्छों का निर्माण किया गया है। इन कच्छों का उपयोग, ठीक है, भिक्षुओं के द्वारा आवास के रूप में किया गया था। तो सारे ही सारे कथन की बात करेंगे सही। तो मौर्यकालीन गुहा निर्माण, गुहा का मतलब समझते हैं ना, गुफा क्या होता है, गुफा समझ लीजिए, जी। ठीक है। तो उसके निर्माण कला के संदर्भ में कुछ बातें दी गई है, उसको आपको समझना है। तो ये शैलकृत स्थापत्य कला का रूप है, बिल्कुल ठीक है। इसमें चट्टानों को काटकर कच्छों का निर्माण किया गया था, बिल्कुल किया गया था। इन कच्छों को इन कच्छों का उपयोग भिक्षुओं के द्वार के आवास के रूप में किया गया था, तो ये भी ठीक है, ठीक है। तो देखिए भिक्षु क्या थे, रहते भी थे, ठीक है। देखिए मौर्यकालीन गुफाओं में दो प्रकार की होती थी, एक चैत्य था, एक विहार था। चैत्य तो आप लोग जानते ही क्या था, तो पूजा स्थल था। विहार जो था भिक्षुओं के पूजा रहने के स्थल। मतलब क्या होते थे, निवास स्थान था, ठीक है। गुफाएं प्राय छोटे और दो कमरों की है। इन गुफाओं के दीवार पर पॉलिश अशोक की स्तंभों की पॉलिश से मतलब मिलती जुलती है। गुफाओं पर प्राय लेख उत्तीर्ण है, जिससे गुफा के निर्माण कला का पता चलता है। इस काल में बाबर और नागार्जुनी गुफाएं के ऊपर अनेक गुफाएं का निर्माण किया गया था। बाबर और नागार्जुनी गुफाएं आपको किस जिला में आपको मिलेगा, तो क्या बताओगे, कहाँ पे मिलेगा, जहानाबाद में। ठीक है, जहानाबाद में। जहानाबाद में मिलेगा, ठीक है, बहुत अच्छे, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करें किसने कहा था कि चंद्रगुप्त का राज्य प्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवों के द्वारा निर्मित है, तो किसने कहा था, तो क्या बताएंगे, फयान। किसने कहा था, तो ध्यान में रखेंगे। तो किसने कहा था, तो इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखना है, ठीक है। तो किसने कहा था, तो ये फाहियान ने कहा था, ठीक है। तो फाहियान ने क्या कहा था, तो महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो उन्होंने कहा था से देखिए, ठीक है, चंद्रगुप्त का जो महल जो है, सो क्या है, सो देवों के द्वारा मतलब क्या है, निर्मित है, ठीक है। निर्मित है। किसने कहा था, फाहियान ने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चंद्रगुप्त मौर्य का महल की बात कर, माइक बंद कीजिए, ठीक है। परसिपोलिस से प्राप्त। सर एक क्वेश्चन हम्म था, बाबर की गुफा होगी या बराबर की पहाड़ी होगी? बराबर बाबर की गुफा, बाबर की गुफा नहीं, बराबर की गुफा, ठीक है। जी जी सर बराबर जी। गुफा है जो कि बराबर की पहाड़ी पे ही जी है, सर। ठीक है। और पहाड़ होगा जी तब तो गुफा बनेगा ना, कि डायरेक्ट गुफा कहाँ से बनेगा। पहाड़ जैसे जी मान लीजिए, पहाड़ को क्या करते थे, काट करते थे, उसको क्या करते थे, गुफा के रूप में परिवर्तित कर देते थे, ठीक है। चार टाइप्स का सर बनाया हम्म था ना, विश्व झोपड़ी हम्म, अशोक जो बनाया था, वो चारों का ठीक है, दान कर कर्ण दिया। था, चौपार था, सुधामा था और विश्व झोपड़ी सुदामा था, था और ठीक है। विश्व विश्व झोपड़ी झोपड़ी था। था। हाँ, चार कर्ण, था। चौपार, चौपन। दशरथ ठीक के है, द्वारा सुदामा बनाया गया था। सुदामा, अशोक का पौत्र। जी। और ठीक है, विश्व और एक का झोपड़ी। नाम क्या था, विश्व झोपड़ी विश्व था, झोपड़ी। ठीक है। विश्व झोपड़ी। ठीक है, ध्यान रखिए, चार प्रकार की गुफाएं थी, ठीक है। वो आ गया प्रश्न, ठीक है, माइक बंद कीजिए। तो गलती तो से मैं किसने कहा, बाबर और नागार्जुनी बा, पहाड़ी बाबर लिख दिया क्या, हम तो बराबर ही पढ़े हैं। नहीं लिखी, सर, गलत लिख बाबर हाँ, दिया। था बावन इसीलिए तो लिख पूछ दिया रहे हैं। वैसे। वो कुछ भी लिख सकता है, ये लोग नशा में, ये लोग प्रिंट करता है, ठीक है, बताइए उसको। तो चंद्रगुप्त मौर्य का महल की बात करके पर्सिपोलिस से प्राप्त, ठीक है, अर्कमेनियन प्रसाद से प्रेरित है। ये महल मुख्यतः लकड़ी से निर्मित था। और कहाँ पे मिलेगा, तो ये पटना के कुम्हरार में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, कुम्हरार में। कुम्हारा कहाँ पे है ये, पटना में। कुम्हरार पटना में है, में। पटना कुम्हरार में मिलेगा। ध्यान में रखिएगा, ये लकड़ी से मुख्यतः बना हुआ था, ठीक है। एरियन कहते हैं भाई साहब, सूसा और एकवना का राज्य प्रसाद जो है, जैसे पाटलिपुत्र के राज्य प्रसाद का बराबर भी नहीं कर सकते। किसने कहा, एरियन ने कहा, सूसा और एकवना की राज्य प्रसाद की भव्यता में पाटलिपुत्र के राज्य प्रसाद की बराबरी नहीं कर सकते, ठीक है। कुम्हरार स्थित अशोक का महल भी एक विशाल संरचना थी। महल के दीवार पर नक्काशी और, ठीक है, मूर्तियों से अलंकृत थी, ठीक है। अब आते हैं घनानंद की बात करें। घनानंद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। घनानंद सिकंदर का समकालीन था, बिल्कुल था। घनानंद के दरबार में चाणक्य आया था, बिल्कुल आया था। नंद वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे, घनानंद था, ठीक है। घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, तो ये भी ठीक है, ठीक है। तो कौन सा कथन गलत है, तो कोई भी कथन सी गलत नहीं। गलत हो और जगह से। हाँ,
सी कौन में गलत हो सर जाएगा? नागानंद है। सी में नागानंद है। अच्छा, नागानंद दिया हुआ है, ठीक है, ये घनानंद होगा, ठीक है, घनानंद ही पढ़ रहा था, ठीक है। क्या हो जाएगा? घनानंद होगा, ठीक है, नागानंद नहीं होगा, घनानंद होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो वो गलत है, ठीक है। क्योंकि क्या अंतिम शासक की बात करेंगे कौन था, तो घनानंद था, ठीक है। देखिए, घनानंद की बात करेंगे, फिर धनानंद कह लीजिए। महापद्म नंद का पुत्र था, जिसे नवनंद भी कहा जाता है। घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया। चाणक्य अपने श्री चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर इसके राज्य पर आक्रमण किया और इसकी हत्या की। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, ठीक है। गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था, तो क्या था, तो सामंतवाद एवं भूमिदान, ठीक है। ध्यान रखिए, प्रथा क्या होती है, आ जाती है। गुप्तोत्तर काल में ऐसे नए सामाजिक आर्थिक ढांचे का विकास हुआ जो पहले उत्तर और आगे चल के दक्षिण भारत में मजबूत हुआ, जिसे सामंतवाद कहा गया। सामंती ढांचे में सामंती ढांचे में, ठीक है, विविध स्तरों पे, ठीक है, उप सामंतों की वृद्धि के कारण आय छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती थी। इससे कृषक और राजा की स्थिति क्या थी, दुर्बल हो गई, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, ह्वेनसोंग की बात के हर्षवर्धन के दरबार में आया था, बिल्कुल। ह्वेनसोंग ने हर्षवर्धन को ब्राह्मण जाति का बताया था, तो गलत है, ठीक है। ह्वेनसोंग ने यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित या फिर शाक्य मुनि के रूप में जानते हैं, ये भी ठीक है। ह्वेनसोंग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति की बात करेंगे तो आचार्य शिलभद्र थे, ये भी आपका सही है। दूसरा वाला कथन क्यों गलत है, तो ध्यान में रखेंगे, ब्राह्मण नहीं था, क्षत्रिय बताया, ठीक है। ह्वेनसोंग की बात करेंगे, चीनी बौद्ध भिक्षु था, वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। उसकी पुस्तक जो है सी यू की में 138 देशों का विवरण मिलता है, कहीं के पे 139 भी होगा, ठीक है। उसके वर्णन में हर्षकालीन भारत की समाज, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अवस्था का परिचय मिलता है। हर्षवर्धन कुशेभितु वंश का था, यह वैश्य क्षत्रिय था, ठीक है। बाद में ये वैश्य क्षत्रिय थे, बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को क्या किया था, अपना लिया था, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद के उदय के क्या कारण थे, महाजनपद क्यों उदय हुआ, तो भाई साहब लोहे के व्यापार, लोहे का ध्यान में रखेंगे, व्यापक स्तर पर प्रयोग होने लगा। जब लोहे का व्यापक स्तर पर प्रयोग होने लगा तो क्या करेंगे, तो लोग लोहा से क्या बनाएंगे, तो लोहा से लोगों ने क्या बनाया, तो हथियार बनाए। क्या बनाया लोगों से, तो लोगों ने लोहा से मतलब क्या बनाया, हथियार बनाए, ठीक है। राजाओं द्वारा साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा की गई। कृषि का विस्तार एवं कृषि अधिशेष में वृद्धि होने लगा। कृषि का विस्तार होगा, जब कृषि अधिशेष में वृद्धि होगा तो क्या होगा, अधिशेष को जो बेचते हैं, एक्स्ट्रा को बेचते हैं, इससे क्या हुआ, पैसे आने शुरू हुए, ठीक है। व्यापार वाणिज्य का भी विस्तार हुआ। इस वजह से मतलब क्या होता, उत्तर वैदिक के बाद महाजनपद के उदय के सारे के सारे क्या थे, प्रमुख कारण थे। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, देखेंगे तो 600 ईसा पूर्व के आसपास क्या होता है, भारतीय इतिहास में, भारतीय ऐतिहासिक पटल का व्यापक परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय संस्कृति के बाद, ठीक है, ध्यान रखिए, दूसरा नगरीकरण का काल माना जाता है। क्योंकि बीच में जो वैदिक सभ्यता जो था, या फिर वैदिक सभ्यता पे उत्तर वैदिक मान लीजिए कैसा था, ग्रामीण सभ्यता था। तो इंडस इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी मुख्यतः शहरी सभ्यता थी, लेकिन बीच में हम लोग क्या ग्रामीण सभ्यता में परिणत हो गया, मतलब हमारा क्या होगा, पतन माना जाता है, ठीक है। लेकिन जब दूसरा बार जब हमारा शहरीकरण का जब हमारे यहाँ शुरुआत होता है, तो कब होता है, जब हमारे यहाँ महाजनपदों का विकास हुआ। लोहे का कृषि में व्यापक स्तर पर प्रयोग होने लगा, जिससे गहरी जुताई संभव होने से अतिरिक्त कृषि उत्पादन हुआ। खदानों की उपलब्धता सुनिश्चित होने से योग्यता का भी मतलब क्या हुआ, विकास हुआ, ठीक है। साथ में हथियार बनने भी लगे। लोहा से क्या बनते थे, लोहा से तलवार बनते थे, जिनसे महाजनपद काल के राजाओं की बात करेंगे तो वो क्या हो गए, साम्राज्यवादी हो गए, ठीक है। मगध में शासन करने वाले नंद वंश का क्रम बताइए, ठीक है। मगध में शासन करने वाले वंश का क्रम बताइए, सॉरी। तो सबसे पहले हर्यक आएंगे, हर्यक के बाद शिशुनाग आएंगे, शिशुनाग के बाद नंद आएंगे, नंद के बाद क्या आ जाएंगे, तो मौर्य आ जाएंगे, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। सबसे पहला वंश की बात करेंगे तो बृहद्रथ वंश था, ध्यान रखेंगे, जिसका उल्लेख आपको महाभारत में भी आपको देखने को मिलता है, जहां पे बृहद्रथ वंश का शासक जो था जरासंध था। जरासंध के साथ भीम ने मतलब मल्ल युद्ध करके जरासंध को पराजित किया था, ठीक है। इतिहासकारों के द्वारा मगध में शासन करने वाला वंशों का क्रम की बात करेंगे तो हर्यक है, शिशुनाग है, नंद है, मौर्य। हर्यक वंश का फाउंडर की बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे कौन था, तो बिंबिसार था, ठीक है। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग, उसके बाद काल अशोक था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। और चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे तो मौर्य वंश के संस्थापक थे, ठीक है। आप अंग की राजधानी की बात करेंगे चंपा था, ठीक है। तो मल्ल का बात करेंगे, मल्ल का क्या हो जाएगा, मल्ल का कुशीनगर हो जाएगा। मत्स्य का विराट नगर हो जाएगा। पंचाल का बात करेंगे तो अनहिल छत्र हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। पंचाल की राजधानी की बात करें अनहिल छत्र था, या फिर काम्पिल्य भी बोलते हैं। अंग का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में आपको देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है। राजधानी की बात करेंगे, अंग की राजधानी कहाँ पे थी, चंपा हुआ करती थी, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मल्ल का उल्लेख की बात करें, उत्तर निकाय में इसकी राजधानी कहाँ पे, कुशीनगर थी और पावा भी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
महावीर और बुद्ध का महापरिनिर्वाण की बात करेंगे मल में ही हुआ था, ठीक है, मल राज्य में हुआ था, क्योंकि महावीर का निर्वाण की बात करेंगे पावापुरी में हुआ था जो कि मल साम्राज्य की हिस्सा थी। बुद्ध का निर्माण की बात करेंगे तो कुशीनगर में हुआ था, वो भी मल्लों की राजधानी थी, उनका हिस्सा था, ठीक है। मत्स्य की बात करेंगे विराट नगर तथा उपलम था। मत्स्य महाजनपद की बात करेंगे तो ये आपको कहा जयपुर के आसपास, जयपुर और भरतपुर का जो इलाका जो है वहां पे मत्स्य था, तो मतलब ये वेस्ट में था। जयपुर की तरफ के इलाका में जाओगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, तो वहां पे आपको ध्यान में रखेंगे तो मत्स्य मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं हर्यक वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे फिर से आपको विचार करना है, जरा इस पे ध्यान फरमाइएगा। हर्यक वंश का फाउंडर की बात हो रहा है तो ध्यान में रखेंगे बिंबिसार था, ठीक है। बात करें बिंबिसार को, ठीक है, बिंबिसार को जैन साहित्य में क्षेत्रोजस कहा गया, ठीक है। हर्यक वंश को पृप्तहंता भी कहते हैं, ये भी ठीक है। हर्यक इस वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे तो नागदशक था, ये गलत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक की बात ये ठीक है, सॉरी, जैन शायद क्षेत्रोजस नहीं कहा गया, सिंगसेन कहा गया। क्या कहा गया इसको, सिंगसेन, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपका हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदशक था, ठीक, ध्यान रखेंगे। श्रेणी कहा गया है, फिर सिंगसेन कहा गया है, ठीक है, ठीक है। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजस कहा गया है, जबकि जैन साहित्य में इनको श्रेणी कहा गया था या फिर सिंगसेन भी कहते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों कहा गया, ठीक है। अब बाकी बिंबिसार की बात करेंगे तो हर्यक वंश का संस्थापक भी था, और मत्स्य पुराण में इसको क्षेत्रोजस कहा गया। हर्यक वंश को पृथंता का वंश कहते हैं, क्योंकि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु के द्वारा की गई, अजातशत्रु की हत्या उदयन के द्वारा कर दी गई, ठीक है। अंतिम का बात करेंगे तो नागदशक था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब नागदशक महाजनपद के हर्यक वंश का अंतिम शासक है, जिसकी हत्या बनारस के अमात्य शिशुनाग ने कर दी, तो नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की नींव रखी जाती है, ठीक है। अब अजातशत्रु के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो अजातशत्रु का उपनाम की बात करेंगे तो कुनिक था, बिल्कुल इसका उपनाम की बात करेंगे कुनिक था, इसको ध्यान में रखना। और बात करेंगे यहाँ पे तो अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र की राजधानी बनाई, तो गलत है, उदयन ने बनाया था। अजातशत्रु का महान कूटनीतिकार एवं बसकार था, ठीक है, बसकार जो था इसका दोस्त भी था, साथी भी था, इसका मिनिस्टर भी था, ठीक है। तो वैशाली को जब जितना था अजातशत्रु का, तो उसमें बसकार ने भी काफी सहायता की थी, और बसकार को बुद्ध भगवान से एडवाइस लेने के लिए, सजेशन लेने के लिए, ठीक है, अजातशत्रु ने बुद्ध भगवान के पास भेजा था, ये भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो बुद्ध भगवान के पास किसे भेजा था अजातशत्रु ने, तो वस्कार को भेजा था। अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, तो अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, तो कहाँ पे हुआ था, तो ध्यान में रखना, राजगृह में हुआ था। किस गुफा में हुआ था, तो क्या बताएंगे, कौन सी गुफा थी, सप्तपर्णी, है ना जी, सप्तपर्णी गुफा, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखेंगे अजातशत्रु पहला मगध शासक है जिसने पाटलिपुत्र के रणनीतिक महत्व को समझा था, इसे राजधानी बनाना चाहता था, परंतु उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध का राजधानी बनाया। अजातशत्रु के सिंहासन में बैठने के 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, इसलिए राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, ठीक है। अजातशत्रु अपने महान कूटनीतिकार वस्त्रकार की सहायता से, ठीक है, साम्राज्य का विस्तार किया। वज्जी को मगध में मिलाने में वस्त्रकार ने सहायता की थी, वही वैशाली संघ की राजधानी वज्जी हुआ करती थी, ठीक है, मतलब वैशाली में क्या था, वज्जी था, वज्जी संघ की राजधानी वैशाली हुआ करती थी, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब गौतम बुद्ध के पास एडवाइस लेने के लिए भेजा था, तो वज्जी पे आक्रमण करे कि नहीं करे, ठीक है। उदयन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं, उदयन को उदय भद्र भी कहा जाता है, उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। उदयन बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पे बैठा तो नहीं, उदयन की बात करेंगे तो अपने पिता, ठीक है, अजातशत्रु की हत्या करके उसने गद्दी पे बैठा, ठीक है। उदयन जैन एवं बौद्ध धर्म को समान रूप से मानने वाला शासक था, बिल्कुल सही है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती क्या होगा, तो ध्यान रखना, गलती यही होगा कि भाई साहब बिंबिसार की हत्या नहीं की थी, किसकी हत्या की थी, अजातशत्रु की हत्या की थी, बहुत अच्छे, ठीक है। उदयन शासक बनने से पहले चंपा का गवर्नर हुआ करता था। मगध साम्राज्य की राजधानी को सही क्रम में कौन सा सही है, तो सबसे पहले मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह होगी, फिर वैशाली होगी, ठीक है, वैशाली के बाद फिर राजगृह हो गया, फिर मतलब क्या होगी, पाटलिपुत्र बन जाएगी, ठीक है। तो पहले राजगृह था, फिर इसको वैशाली ले गया, वैशाली से नागदशक वंश का जो शासक था, फिर उसको राजगृह लेके आता है, तो फिर से इसको क्या कर देता है, तो पाटलिपुत्र कर दिया जाता है। देखिए क्या था, मगध राज्य की राजधानी बिंबिसार के समय गिरिव्रज राजगृह थी, ठीक है, मगध साम्राज्य की राजधानी बिंबिसार के समय राजगृह थी या फिर गिरिव्रज कह लीजिए। उदयन ने राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी बनाया, ठीक है, और शिशुनाग वंश के शिशुनाग ने, ठीक है, वैशाली को राजधानी बना दिया, और फिर कलाशोक जो था फिर राजगृह को बना देगा।
तो मगध की राजधानी राजगिरी सुरक्षित स्थान पर स्थित थी क्योंकि 5 बड़ी पहाड़ियों से घिरी थी, तो इसको प्राकृतिक सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और बाहरी आक्रमण का भी डर नहीं था। तो प्राकृतिक सुरक्षा जो था राजगिरी को भी मिला हुआ था। प्राकृतिक सुरक्षा की बात करें किसे था, तो पाटलिपुत्र को भी था, क्योंकि पाटलिपुत्र के बीच में गंगा और सोन नदी के, गंगा और क्या नाम है यार, दो नदी, गंगा है, सोन है, पुनपुन है, ठीक है, तीनों नदी के संगम पे आपका है। तो पाटलिपुत्र को भी क्रॉस करना टफ वर्क, ठीक है, संभव नहीं था पाटलिपुत्र पे आक्रमण करना, इसलिए राजगिरी भी सुरक्षित था और पाटलिपुत्र भी सुरक्षित था। बाद में बनने वाले राजधानी पाटलिपुत्र भी नदी दुर्ग के क्षेत्र में स्थित था एवं बाह्य आक्रमण से क्या था, यह भी काफी अधिक क्या था, सुरक्षित था। गंगा नदी बीच में पड़ने की वजह से बहुत जगह से कनेक्शन नहीं टूट जाता है पटना का। अगर चाहेंगे नॉर्थ इंडिया से कनेक्शन, नॉर्थ बिहार से कनेक्शन तो ना इधर से तो बीच में गंगा नदी जो 5 किलोमीटर लंबा पुल है और उसको अगर आप तोड़ दोगे तो क्या होगा, कनेक्शन टूटेगा कि नहीं टूटेगा। दैट टाइम भी वही था, ठीक है, कोई भी बाहरी आक्रमण पाटलिपुत्र पे उनके लिए आक्रमण करना बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रीजन क्या था, बीच में नदी था और नदी क्या था, एक तरह का प्राकृतिक दुर्ग का निर्माण करती थी। और वहां पे बात करोगे तो क्या बोलते हैं यार, राजगीर में भी सेम कंडीशन थी, वहां पर भी 5 पहाड़ी थी, ठीक है। महापद्म नंद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो महापद्म नंद एक वैश्य था, गलत है। महापद्म नंद को क्षुद्र बताया गया है, ठीक है, क्या बताया गया है, क्षुद्र बताया गया, ठीक है। इनको मैं शत्रुओं के नाश करने की प्रेरणा ली थी, ये शत्रु विनाशक भी था, इसने मतलब शत्रुओं को नाश भी किया था, इसलिए इसको द्वितीय परशुराम का अवतार भी बताया जाता है, ठीक है। महानंदिनी का दासी पुत्र महापद्म नंद, ठीक है, ध्यान रखेंगे। महानंदिनी का दासी महापद्म एक क्षुद्र था जो महानंदी की हत्या किया था, ठीक है। पाणिनि इसके समकालीन थे जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की थी। पुराणों में महापद्म नंद, महापद्म तथा महागोविंद को उग्रसेन कहा गया। इसे महापद्म एक कराट शब्र छत्रांत, मतलब शत्रुओं को नाश करने वाला आदि उपाधियों से भी विशोभित किया गया है, यह भी आपको ध्यान में रखेंगे। बताना इनमें से कौन सा कथन गलत है। गंधार भारत की सीमा के बाहर स्थित महाजन्म कंबोज एवं गंधार है, ठीक है, तो ध्यान रखें बिल्कुल भारत की सीमा से बाहर है। गंधार की बात करेंगे तक्षशिला उसकी राजधानी थी, यह भारत की सीमा से बाहर है, पाकिस्तान में पड़ता है। कंबोज की बात करें वो भी भारत की सीमा से बाहर है, ठीक है। अफगानिस्तान में स्थित महाजनपद गंधार है, नहीं तक्षशिला में था, पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। महाजनपद में पाकिस्तान में स्थित महाजनपद कंबोज एवं गंधार है, ठीक है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद की बात करें अस्मक है, जो कि गोदावरी नदी के तट पे थी। अस्मक किस तट पे थी, तो गोदावरी नदी के तट पे थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे अफगानिस्तान में स्थित महाजनपद गंधार है, तो गलत है। अफगानिस्तान में आपको क्या मिलेगा, तो कंबोज मिलेगा, ठीक है। तो अफगानिस्तान में स्थित महाजनपद गंधार नहीं है, कंबोज है। लेकिन हालांकि कंबोज का क्षेत्र की बात करें अफगानिस्तान में भी आपको, पाकिस्तान में भी आपको कुछ हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जिसकी राजधानी पोटिल थी अथवा पोत अथवा पाटन थी, जो कि नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में मतलब स्थित है, विंध्य पर्वत के दक्षिण में स्थित था। कौटिल्य अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में कंबोज के निवासियों को, ठीक है, वार्ता शस्त्रोपजीवी की संज्ञा दी है, ठीक है। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहाँ के निवासियों को वार्ता शस्त्रोपजीवी की संज्ञा दी है, तो ध्यान रखेंगे कंबोज के निवासियों को, ठीक है। कंबोज आपका अफगानिस्तान के क्षेत्र में था जहाँ की राजधानी हाटक हुआ करती थी। बिंबिसार ने अपनी शक्ति विस्तार हेतु अनेक वैवाहिक संबंध किए। निम्न में से कौन सी उनकी पत्नी है, क्षेमा थी, चेलना थी, कुमार देवी उनकी पत्नी नहीं थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी आई थिंक कुमार देवी थी ना, कि प्रथम की थी, लेकिन गुप्त सम्राट से संबंधित है कुमार देवी, ठीक है। किसकी थी, रामगुप्त की ना, नहीं नहीं यार, चंद्रगुप्त द्वितीय का होना चाहिए, प्रथम का होना चाहिए, प्रथम का होना चाहिए, ठीक है। अब बात के इतिहास में बिंबिसार 500 रानियों होने की चर्चा मिलती है, लेकिन रजिस्टर्ड की बात करेंगे 3 थी। महाकौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन की बात करेंगे, चलना जो क्या नाम था उसका, महाकौशल देवी नाम था उनका। चलना बद्दी नरेश चेतक की पुत्री थी। क्षेमा की बात करेंगे तो मध्य नरेश मतलब आधुनिक पंजाब की राजकुमारी थी। जैन साहित्य में बिंबिसार का नाम क्या था, श्रेनिक है। कुमार देवी सुविख्यात लिच्छवी कुमारी, ठीक है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी या समुद्रगुप्त की माता थी, ठीक है। पहले कौन आएंगे, चंद्रगुप्त प्रथम आएंगे, उसके बाद समुद्रगुप्त आएंगे, समुद्रगुप्त के बाद कौन आएंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम लोग बोलते थे विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन सा कथन सही, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन सा कथन नहीं है, उसने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। इसने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया और 298 ईसा पूर्व में संलेखना मिनट से इनकी क्या होगी, तो देहांत हो गई। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो बताइए, सारे ही सही लग रहे हैं ना मुझे, सही पूछ रहे हैं कि गलत पूछ रहे हैं, तो 2-3 तो सही है। भद्रबाहु से नहीं लिया था, किससे लिया था, जैन धर्म की शिक्षा इसने,
क्या नाम था उसका यार, प्रथम जनसंहति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, क्या नाम था उनका? भद्रबाहु से ही लिए थे शिक्षा। नहीं वो स्थूल बात वो श्वेत नहीं वाला नहीं नहीं, ठीक है। मोगली करके मोगली। अरे मोगली पुत्र इसका शोक लिया था बौद्ध धर्म के, ठीक है। देख लेता, चंद्रगुप्त मौर्य सरवनकला के पास चंद्रगिरी पहाड़ी पर संलेखना मिथि का नृत्य करते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। कौटिल्य लगभग 6 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य को सभी युद्ध एवं कूटनीतिक विद्याओं का प्रारंभ करने के लिए 323 ईसा पूर्व में घनानंद को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है, शासनकाल में 312 ईस्वी में, ठीक है, लगभग 12 वर्षों का काल पड़ता है, ठीक है। अब बात करेंगे, फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्य गुप्त व्यास के माध्यम से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। तो मुझे तो ये ठीक लग रहा है, ठीक है, ये भद्रबाहु से ही आई थिंक लिया था, ठीक है। वह चेक कीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की दीक्षा ली थी भद्रबाहु जी से, सर, भद्रबाहु ठीक है। ही होंगे सर। तो क्योंकि मैंने तो इसीलिए 1 2 3 सारे से ही बताया था, ठीक है। भद्रबाहु ही होना चाहिए, क्या पता इसको गलत क्यों लिया है, ठीक है। सारे ही सही होने चाहिए, ठीक है। इसमें केवल 2 3 दिया हुआ है, देख लीजिए एक बार, भद्रबाहु भी होना चाहिए सही, ठीक है। और पुष्यगुप्त व्यास की बात करेंगे तो ये आपको गुजरात में, ठीक है, काठियावाड़ प्रदेश में आपको क्या मिलेगा, सुदर्शन झील मिलेगा, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 20, देखिए, चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य तक्षशिला का ब्राह्मण आचार्य था, ठीक है। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था पर आधारित है, तो गलत है। प्रशासन पर आधारित है, किस पे आधारित पुस्तक है, तो प्रशासन पर आधारित है। 1 2 सही है, बाकी तीसरा वाला की बात करेंगे तो आपका गलत है, ठीक है। फिर चाणक्य नामक व्यक्ति के पुत्र होने के कारण चाणक्य, चनक नामक व्यक्ति के पुत्र होने के कारण इनको चाणक्य कहे जाते थे। 15 अधिकरणों 180 प्रकरणों में विभाजित है, ठीक है। ध्यान रखें, इसमें राज्य व्यवस्था मतलब प्रशासन, कृषि, न्याय और राजनीति आदि से संबंधित पहलुओं पे विचार किया गया है, ठीक है। अब आते थे कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा था, राज्य का 7वां अंक क्या होना, मित्र होना चाहिए, ठीक है। मित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने मतलब शरीर के 7 अंगों से मतलब क्या किया, राज्य के प्रशासन का मतलब क्या क्या इन्होंने तुलना किया था, ठीक है। 7 अंग में राजा थे, अमत्य था, जनपद था, दुग्र था, कोष था, ठंड था और मित्र थे, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दंड, ठंड नहीं दंड, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। अब चलते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही, मतलब इसने कहा था, देखिए, राजा कितना भी शक्तिशाली हो लेकिन राजा को निरंकुश नहीं होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप केंद्रित था लेकिन राजा को निरंकुश नहीं होना चाहिए। राजा को हमेशा जनता का हित में सोचने वाला कल्याणकारी राजा होना चाहिए। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दूत था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। तो सारे ही सारे कथन की बात करेंगे सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 सारे कथन की बात करेंगे सही। किसका दूत था मेगास्थनीज, तो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इंडिका ग्रंथ की रचना की थी। मेगास्थनीज भारत को निक प्रथम विदेशी राजदूत माना जाता है। इंडिका भारत में सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र को बताया जो गंगा और सोन के संगम पे स्थित था। पाटलिपुत्र का समांतर चतुर्भुज नगर कहता था, ठीक है। पाटलिपुत्र के बारे में इसने बोला पोलीब्रोथा, ठीक है। नगर के अधिकांश मकान लकड़ी के, राज्य की शांति की अच्छी व्यवस्था थी और भारतीय समाज को, समकालीन भारतीय समाज को कितने 7 वर्गों में उसने विभाजित बताया था, जिसमें दास नहीं थे। कौन नहीं थे 7 वर्गों में, कौन नहीं थे, तो दासों के बारे में इसने जानकारी नहीं दी। लेकिन अर्थशास्त्र की बात करेंगे, चाणक्य के द्वारा लिखा गया, उससे भी आपको किसकी जानकारी मिलती है, तो उससे भी आपको ध्यान में रखेंगे तो मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है, जिसमें दास वर्ग के बारे में भी उल्लेख है, ठीक है। निम्न में कौन सा कथन असत्य है, बिंदुसार आजीवक धर्म को मानता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिंदुसार को अमित्रघात सिंह से न भद्रसार कहा गया, ठीक है। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ भी, ठीक है। तक्षशिला का विद्रोह को सुसीमा ने दबाया, ठीक है। तो ध्यान रखें, इसको गलत है। क्यों गलत है, तो ध्यान में रखेंगे, अशोक ने दबाया था, ठीक है। जैन धर्म में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया। बिंदुसार के शासन को तक्षशिला के लोगों ने 2 विद्रोह कर दिया, जो कि सुसीमा के कुर प्रशासन के कारण हुआ था, ठीक है। इसे अशोक ने दबा दिया था, ठीक है। बिंदुसार को योग्य पिता का पुत्र, अब योग्य पुत्र का पिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बिंदुसार जो था योग पिता के पुत्र थे, मतलब क्या, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, और योग पुत्र के भी पिता थे, मतलब अशोक के पिता थे, ठीक है। तो बिंदुसार दोनों तरफ से बात करेंगे तो श्रेष्ठ माने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्रसिद्ध और पराक्रमी राजा चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और अशोक महान के पिता थे, ठीक है। बिंदुसार का शासन 297 से 273 तक रहा। 273 में इसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद शासक बनते हैं। हालांकि अशोक का शासनकाल 269 से शुरू होता है, मतलब 4 वर्षों का बीच में गैप हो। 4 वर्ष में क्या चल रही थी, तो लड़ाई पिटाई चल रही थी, ठीक है। कौन शासक बनेगा उसके लिए।
मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना। इसकी स्थापना 322 ईसा पूर्व को चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य प्रशासन की बात करेंगे तो उल्लेख है, मौर्य प्रशासन का उल्लेख की बात करें बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है, ठीक है, तो गलत है। ठीक है, अरमाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग दक्षिण भारत से प्राप्त कुछ अभिलेखों में ये भी गलत है। बताना कौन सा कथन सही है। तो 1, 2, 3 की बात करेंगे। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत, अच्छा प्राकृतिक भाषा में लिपि अगर पूछेगा ना तो क्या हो जाएगा, ब्राह्मी। लिपि ब्राह्मी है, भाषा प्राकृत है। ठीक है, अरमाइक यूनानी भाषा का प्रयोग जो है भारत से बाहर के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हुआ। साहब पश्चिमोत्तर के क्षेत्र में मुख्यतः आपको ध्यान में रखेंगे, मतलब कि भारत से बाहर में, ठीक है, यूनानी की तरफ। ठीक है, यूनानी भाषा में इनका मिला है, खरोष्टी में भी मिला है, ब्राह्मी में भी मिला है, बहुत सारी चीजों में मिला है, तो उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। अरमाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग दक्षिण भारत से प्राप्त कुछ अभिलेखों में, तो ये तो गलत है। अब यहाँ पे देखेंगे मौर्य प्रशासन से संबंधित अभिलेखों में से अरमाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग दक्षिण भारत से प्राप्त अभिलेखों में नहीं हुआ है। पश्चिमोत्तर से प्राप्त शाहबाज गढ़ी जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, मानसेरा अभिलेख में खरोष्टी लिपि में है। ठीक है, तो शाहबाज गढ़ी और मनसेरा अभिलेख किस लिपि में है, तो खरोष्टी लिपि में है। जबकि अफगानिस्तान से प्राप्त शारेकुना की बात करेंगे, शारेकुना जो अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ भारत से बाहर, वो आपको अभिलेख अरमाइक और यूनानी दोनों में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन अशोक के अभिलेख ज्यादातर खरोष्टी भाषा में है। और लिपि की बात करेंगे तो ब्राह्मी लिपि में है। इस लिपि को सबसे पहले 1837 में जॉन प्रिंसेप ने पढ़ा था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे। अच्छी उपज थी, लोहे की खदानें थी, गंगा तथा उपनदियों के कारण आवागमन सुलभ था, जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता थी। सारे मुझे सही लग रहा है। ठीक है, देखता हूँ आंसर क्या लिया है। तो सारे कथन की बात करें, ऑल स्टेटमेंट ट्रू। क्या क्या था, तब देखोगे मगध के क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर बहुत अच्छी होती थी। मतलब जो उनका जो अपना जो मतलब यूज था उसका अधिशेष बचता था, जिनको बेचने से उनको क्या होती थी, आय की प्राप्ति होती थी। मगध क्षेत्र में खेती की अच्छी उपज खास तौर पे अच्छी होती थी। लोहे की खदानें आसानी से उपलब्ध थी, जिनके उपकरण बनाना और हथियार बनाना सरल हो गया। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के महत्वपूर्ण कार्य होते थे। गंगा और उसकी उपनदी की बात करेंगे तो उससे मतलब क्या था, आवागमन रास्ता और भी अधिक सुलभ हो गया था। ठीक है, और सिंचाई की भी सुविधा मिलती थी। इससे मगध का विस्तार खूब जोरों तौर पे हुआ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, मुद्रा राक्षस की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने के वर्णन करता, बिल्कुल विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया। अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो भारत में चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मौर्य प्रशासन के बारे में बताता है, अर्थशास्त्र वो भी ठीक है। इंडिका की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियों की सरकारी नीति और कार्यप्रणाली की विशेषता पे ग्रंथ है। दिव्य बदान की बात करेंगे तो अशोक और बौद्ध धर्म के प्रसार का उसका प्रयास है। दिव्य बदान की बात करेंगे तो ये सिहली ग्रंथ है। ठीक है, भारतीय ग्रंथ नहीं, कहाँ की ग्रंथ है, तो सिहली ग्रंथ है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, सिहली ग्रंथ है और कई बार एग्जाम में पूछा गया, इससे आप चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मुद्दा रखते हैं विशाखा दत्त द्वारा संस्कृत भाषा में एक नाटक है जो कि भारत में राजा चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने का वर्णन करता है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य। यद्यपि ये गुप्त काल के दौरान लिखा गया था, यह वर्णन करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के नंदों को उखाड़ फेंकने के लिए चाणक्य की सहायता कैसे मिली है। प्रचलित सामाजिक आर्थिक स्थितियों का एक उत्कृष्ट लेखा जोखा भी आपको देता है। ठीक है, बात करेंगे मौर्य वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी राजगिरी थी। का अंतिम शासक की बात करें बृहद्रथ था। अशोक देव नाम प्रियो प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रखेंगे, सारे कथन की बात करेंगे तो ऑल अशोक देव नाम प्रियो प्रियदर्शी के नाम पे ये ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी राजगिरी थी। क्या गलत है भाई, सब तो ठीक है। क्या बात का मौर्य, अच्छा मौर्य साम्राज्य, अच्छा ये क्या था, पाटलिपुत्र था। मगध की राजधानी ना राजगिरी थी, मिस्टेक। ठीक है, ये पाटलिपुत्र होगा। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की समावधि लगभग 322 से 185 ईसा पूर्व में हुआ। 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, ठीक है, हत्या करके क्या चीज की नींव रखी जाती है, शुंग वंश की नींव रखी जाती है। इस समय पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, पाटलिपुत्र के आसपास का क्षेत्र सम्राट के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र और तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, सुवर्णगिरी के प्रांतीय केंद्रों के 5 प्रमुख, ठीक है, ध्यान रखें, राजनीतिक केंद्र कितने थे, 5 थे। पाटलिपुत्र था, तक्षशिला था, उज्जैनी था, तोसली था, स्वर्णगिरी था। ठीक है, स्वर्णगिरी दक्षिण में था, 5 थे। ठीक है, ध्यान, 5 का जो प्रशासन जो था मौर्य साम्राज्य का अधीन, मतलब पूरी तरीके से केंद्रीय अधीन कौन आता था, पाटलिपुत्र था। बाकी का प्रशासन
प्रांतपति चलाते थे, ठीक है। अशोक को देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी मतलब होता है देवों को प्यारा, इन नामों से भी जाना जाता है। किस अभिलेख से ये प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो ध्यान में रखेंगे, तो क्या नाम था उसका, ठीक है, तो क्या था, रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कि गुजरात से प्राप्त हुआ है, ठीक है। रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसे रुद्रामन का गिरनार शिलालेख भी कहा जाए, भारत के गुजरात राज्य में जूनागढ़ के पास गिरनार पहाड़ी की स्थिति से ये मिलता है, ठीक है। यहाँ पे मौर्य मौर्य राजा चंद्रगुप्त के प्रांतीय गवर्नर पैसरगुप्त के द्वारा, ठीक है, सुदर्शन चिन्ह बनाए जाने का आदेश दिया गया था। इस अभिलेख में अशोक का शिलालेख है, ठीक है। रुद्रामन प्रथम और स्कंदगुप्त के शिलालेख भी शामिल है। अशोक के शासनकाल के समय तुषासफा नामक एक यवन राजा द्वारा नाली निर्माण का भी उल्लेख आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए, प्रियदर्शी किसे बोलते थे? अशोक को प्रियदर्शी बोलते थे। सैंडोकोटा चंद्रगुप्त मौर्य को बोला गया था, चंद्र को सैंडोकोटा। अमित्र घात की बात है बिंदुसार को बोला गया। चाणक्य की बात की करेंगे तो किसे बोला गया है? तो विष्णुगुप्त को बोला गया है। इसे आप लोग ध्यान फरमाइएगा, ठीक है। देखेंगे यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य का एंड्रोकोटस कहा है, ठीक है। विलियम जोन्स ने इसकी पहचान विलियम जोन्स ने की थी। बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन, भद्रसाल तथा वरिसार भी कहा जाता। पुराणों के अनुसार अशोक को अशोक वर्धन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रियदर्शी भी नाम था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उसका नाम अशोक वर्धन है। बौद्ध धर्म में अशोक वर्धन है, पुराणों में क्या है? तो प्रियदर्शी। तो पुराण की बात करेंगे तो अपने रिलीजन के बारे में ही बात करेगा ना, मतलब देवताओं का प्रिय था, ऐसा उनका मानना है। चाणक्य को कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अशोक कलिंग को मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया था, ठीक है। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय में समुद्री मार्गों का नियंत्रण करता था। दोनों की बात करेंगे, आपका सही है, ठीक है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में जो था वो कलिंग था, बफर स्टेट बनाना था। अगर अशोक इस पे अधिकार कर लेता तो दक्षिण भारत पे समुद्र का एक्सेस उसको मिल जाता, जहां पे आसानी से क्या कर सकता था? व्यापार कर सकता था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। कलिंग आपको उड़ीसा में पड़ता था। सामरिक दृष्टि से काफी अधिक महत्वपूर्ण केंद्र था कलिंग, इसीलिए अशोक कलिंग को जीतना चाहता था, ठीक है। 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग पे आक्रमण कर दिया, जो कि उसके शासन के 8वें वर्ष में था, ठीक है। और अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग का युद्ध जीता था, ठीक है। आप देखेंगे मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो इस सड़क निर्माण का अधिकारी था, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट इसी का दिन था, ठीक है। उनको क्या बोलते थे? एग्रोनोमाई कहते थे, ठीक है। राजकीय भूमि को व्यवस्था को ध्यान जो प्रधान अधिकारी था शीताध्यक्ष कहते थे। यूनानी लेखक स्ट्रैबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के समय एग्रोनोमाई नामक अधिकारी सड़कों की देखभाल, भूमि की नाप जोख, जलाशयों का निरीक्षण, ठीक है, नहरों को देखभाल करने ताकि सभी लोगों को पानी ठीक से मिल सके, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करेंगे 32 नंबर, कहां से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल सूखा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य जाने का उल्लेख आपको मिलता है। ये सहगौरा अभिलेख था, महास्थान से प्राप्त हुआ, बंगाल से प्राप्त होता है। ये एक ऐसा, बंगाल अभी बांग्लादेश हो गया, उस टाइम का बंगाल ही था। ये एक ऐसा अभिलेख है जिसमें पहले बार पता चलता है भाई साहब, जो संकटकालीन के समय के लिए अन्न को, खाद्यान्न को सुरक्षित रखना चाहिए, ठीक है। यह महास्थान एक ऐतिहासिक स्थल जो बांग्लादेश के बोगरा जिले में स्थित है। महास्थान में अशोक के पूर्व मौर्य अभिलेख है। इस अकाल सहायता के समय, ठीक है, पंडुरु नगर के, ठीक है, महालम का वर्णन कार्यवाहियों के अध्यक्ष के रूप में किया गया, ठीक है। सौधग्य रामलेख उत्तर प्रदेश गोरखपुर में स्थित है। इसमें अकाल एवं दूरशिप के समय जनता के उपयोग किए जाने 3 कोष्ठागारों बनाने का भी वर्णन। इस अभिलेख में अकाल के दौरान चंद्रगुप्त द्वारा दिए गए राहत कार्य का भी वर्णन आपको देखने को मिलता है। इसे भी आप चाहेंगे तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उत्तरापद की बात करेंगे, दक्षिणापद, कलिंग प्रांत, अवंती, ठीक है। उत्तरापद किसको बोलते थे? दक्षिणापद किसे कहते थे? दक्षिणापद में आपका क्या हो जाएगा? स्वर्णगिरी। कलिंग की बात करेंगे, कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली। अवंती का उज्जैन। दक्षिणापद स्वर्णगिरी, उत्तरापद तक्षशिला, ठीक है ना, ठीक है। चलिए इसको मिला लेते हैं, मैंने जो टिक लगाया इसको जरा आप लोग ध्यान फरमाइए। तो यहाँ पे ध्यान रखें, इसका आंसर बी लिया है, ठीक है। बी में क्या है? तो बी की बात करेंगे, ए का 2, ठीक है, तो तक्षशिला, ठीक है। बी का 1 दक्षिणापद में स्वर्णगिरी। सी का 4 कलिंग का तोसली था। अवंती की बात करेंगे, अवंती का क्या हो जाएगा? तो वेजेनी हो जाएगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसे याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न आ सकते हैं यहाँ से। चलिए, राजधानी से प्रश्न क्या होता है? महाजनपद के पूछे जाते हैं। तो सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर विजय किया था तथा उनका मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदकुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तक मैसूर तथा पूर्व में बांग्लादेश, पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान तक पहुंच गया था। पाटलिपुत्र तथा मौर्य साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था। उनकी राजधानियों का नाम पूर्व में तोसली था, पश्चिम में उज्जैन हुआ करता था, दक्षिण में स्वर्णगिरी था, उत्तर में क्या था? तक्षशिला था, ठीक है। ध्यान रखेंगे। तो इसमें 66 क्वेश्चन थे ना? कितने क्वेश्चन थे? 66 थे। 60।
हाँ तो 66 है तो आधा क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है। 33 प्रश्न की बात करेंगे, कल करेंगे। अभी जरूरी नहीं इसको कम समय में ही जल्दी समाप्त कर दे, क्योंकि एग्जाम की डेट मुझे लगता है बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको धीरे धीरे से आराम से पढ़ेंगे, जितना दिमाग में आ